स्टूडेंट्स, मैं अजीत वर्मा आपके सामने। और आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। देखिए, ये रिसर्च का जो टॉपिक है ये आपको कई कोर्सेज़ में रिसर्च का पेपर रहता है। स्पेशली जो मैं यहाँ पे बात करूँगा वो एमबीए और बीबीए के बच्चों को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ। और आपकी सहायता के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कई सारे ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो जो बच्चे पहली बार इस ट्यूटोरियल से सीखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे, उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश करिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो आपको ईज़िली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं रिसर्च के बारे में। Research is an endeavor to discover answers to intellectual and practical problems through the application of scientific method। देखिए, इस डेफिनेशन पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च है क्या। रिसर्च में आप देखते हैं शब्द में ही री और सर्च दो चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें आप सर्च से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिसर्च में क्या बात की जा रही है। रिसर्च में सर्च इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स अ सर्च फॉर एनीथिंग। Whenever we are searching the answers for our problems, that means we are doing the research. In a layman language, अगर मैं बात करूं साधारण भाषा में, तो मैं कह सकता हूं रिसर्च इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज। इट्स अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी। वॉयज ऑफ डिस्कवरी, हम जहां कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। और ये जो वॉयज ऑफ डिस्कवरी है, ये इसका डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन इज गोइंग from what we know to what we don't know. Means it's a discovery, it's a voyage of discovery going in the direction from what we know to what we don't know. So अगर ऐसे डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च में दो चीज़ें और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, हालांकि स्लाइड पे वो नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है इनोवेशन और एक होता है डिस्कवरी। देखिए, दोनों ही चीज़ें आपको रिसर्च के द्वारा आप डिस्कवर भी करते हो, इनोवेट भी करते हो। तो जनरली हम डिस्कवर क्या करते हैं? हम डिस्कवर उन चीज़ों को करते हैं जो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हमारी नॉलेज का पार्ट नहीं है। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आप पाते हैं कि आपने कुछ ना कुछ आगे जाके डिस्कवर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे समुद्र में अगर मैं बात करूं तो कई सारी स्पीशीज़ हैं, कई सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं, एल्गाए या क्रोकोडाइल या व्हेल की ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो अभी हमें डिस्कवर होना बाकी हैं, जो अभी हमें नहीं पता है। तो जिस दिन वो हमें पता लग जाएंगी, क्योंकि कंटिन्यूसली रिसर्च हो ही रही है हर फील्ड में, वो हमारे नॉलेज का पार्ट हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मैंने कहा इनोवेशन। तो इनोवेशन में भी जब आप रिसर्च करते हैं, इनोवेट करते हैं कुछ ना कुछ, इनोवेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ नया बनाया, कुछ इन्वेंट किया। ठीक है, एक इन्वेंशन भी हम उसको बोलते हैं जनरली। जैसे बल्ब इन्वेंट हुआ था, टेलीफोन इन्वेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं कहीं ना कहीं। तो इनके पीछे भी रिसर्च का योगदान है। अब जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, रिसर्च इज एन एंडेवर टू डिस्कवर आंसर्स टू इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च एक तरीके का एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड्स का, एक प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिकली हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों का समाधान ढूंढते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि समझ बूझ से प्लानिंग के तहत हम रिसर्च करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नई नॉलेज पाने के लिए, नया कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को देखने के लिए भी हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, जिससे हम नया नॉलेज गेन कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया, आगे जाके हम कुछ डिस्कवर कर सकते हैं या कुछ इनोवेट कर सकते हैं। दूसरे एंगल से अगर मैं रिसर्च की बात करूं, सो रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. It's a systematic process. देखिए, रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और इसीलिए इसको कहा गया सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एज इट इज़ ही फॉलो करने होते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाके हमें
उन चीज़ों को, उन फिनोमेना को समझने में मदद करती है जो हमारे सामने घटित हो रहे हैं, और हम उनको समझ पाते हैं, उनके आंसर्स को ढूंढ पाते हैं। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसमें मैं करने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर अ थॉरो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स। चाहे बिजनेस कंसर्न हो, चाहे मार्केट हो, आपके घर में हो, किसी भी जगह हो, सिचुएशन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, जहाँ पर भी रिसर्च फॉलो की जाती है, वो हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को फाइंड करने में हेल्प करती है, जिसके लिए हमें पहले से एक पूरी स्टडी उस सिचुएशन की और उस एनवायरनमेंट की करनी होती है जो वहाँ पर चल रहा है। ठीक है। रिसर्च प्रोवाइड्स द नीडेड इंफॉर्मेशन दैट गाइड मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस टू सक्सेसफुली डील विद द प्रॉब्लम्स। यही रिसर्च आगे जाके मैनेजर्स को हेल्प करती है जो उन प्रॉब्लम्स के समाधान ढूंढ पाते हैं जो उनके सामने हो रही हैं। ठीक है। और यही उनको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि देखिए मैनेजर का काम है डिसीजन लेना, प्लान करना, और अगर मैनेजर ने अच्छे से रिसर्च नहीं की है, अगर उसने ढंग से सारे वेरिएबल्स स्टडी नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर बात आ रही है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कुड बी द रिजल्ट ऑफ अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ डेटा गैदर्ड फर्स्ट हैंड और ऑफ डेटा दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। जनरली रिसर्च में हम दो तरीके का डेटा इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा है वो फर्स्ट हैंड डेटा भी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर ने खुद से डेटा कलेक्ट किया है, और दूसरा डेटा जो मैं बता रहा हूँ वो है सेकेंडरी डेटा, जो आपने कलेक्ट नहीं किया लेकिन आपने किसी के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है उसको यूज़ किया है। अब वो किसी के द्वारा आपको कहाँ से मिल सकता है? आप गूगल से ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, पीरियोडिकल से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं। तो कई सारे इसके सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा को ले सकते हैं। किसी भी रिसर्च में दोनों ही तरीके का डेटा जनरली इस्तेमाल किया जाता है, और उसका एक एप्रोप्रिएट मिक्स कि कितना हमें प्राइमरी डेटा लेना है, कितना हमें सेकेंडरी डेटा लेना है, ये आपको रिसर्च में सोचना पड़ता है। बहुत सी ऐसी रिसर्च होती हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा प्राइमरी डेटा पे फोकस करके चलना पड़ता है, सेकेंडरी कम। और कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो टोटली सेकेंडरी डेटा बेस्ड होती हैं, जिसमें हमें प्राइमरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है या बहुत कम पड़ती है। तो आगे जाके वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। एक और यहाँ पे समझ लीजिए कि हम इसको मेथोडोलॉजी कहते हैं। जनरली जो पेपर का नाम है आपका वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है या बिजनेस रिसर्च मेथड्स है। अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग नाम से ये रिसर्च का पेपर है। तो हम मेथोडोलॉजी इसको क्यों कह रहे हैं और मेथड्स क्या होते हैं जनरली, तो आप देख पा रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ रिसर्च मेथड्स तो इसका क्या मीनिंग है? बिहेवियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसर्च टेक्निक। ठीक है। ऐसे बिहेवियर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स जो कहीं ना कहीं रिसर्च टेक्निक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मेथड्स कहलाते हैं। मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है? साइंस ऑफ अंडरटेकिंग हाउ रिसर्च इज परफॉर्म मेथोडिकली। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा मिक्स उन मेथड्स का या ऐसा साइंस का वो एप्लीकेशन जो मुझे रिसर्च को करने में हेल्प कर रहा है, जो मुझे एक प्रोसेस और एक्टिविटी के तौर पर फॉलो करना है, वो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी कहलाता है। आइए अब जानते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च के। तो रिसर्च के नॉर्मली कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको अगर मैं लिमिटेड करूं तो 4 इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट। इसका क्या मतलब हुआ? फिनोमिना देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ स्टडी का पार्ट है, जिससे मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे फैमिलियरिटी होने में या उससे फैमिलियर होने में मुझे रिसर्च हेल्प करती है। ठीक है। तो टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट। न्यू इंसाइट्स का मतलब क्या हुआ? उसमें अधिक से अधिक उसको समझने में, अलग अलग एंगल से उसको समझने में भी रिसर्च मुझे हेल्प करती है। जैसे बहुत सी रिसर्च होती हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फॉर्मुलेटिव रिसर्च होती हैं, वो इसी तरीके की बात करती हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब ही है एक्सप्लोर करना, नए इंसाइट्स ढूंढना। तो किसी मार्केट पे अगर बिजनेस के द्वारा रिसर्च की जा रही है
कि कस्टमर्स की नीड या वांट्स को अलग अलग एंगल से स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स को स्टडी किया जा रहा है, उनकी डिमांड को स्टडी किया जा रहा है और अलग अलग उसमें नज़रिए दिए जा रहे हैं, तो वो एक तरीके की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी, जहाँ पर मेरा जो मकसद है वो एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास सिचुएशन या डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को आप नए तरीके से, नए एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का एक्सप्लोर करना। दूसरा है टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और अ ग्रुप। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ग्रुप या सिचुएशन की एग्जैक्ट स्थिति हमारे सामने रखना, इस तरीके की जो रिसर्च कहलाती हैं वो कहलाती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए, डिस्क्रिप्टिव में नाम से आप समझ सकते हैं डिस्क्राइब करा जा रहा है, तो जो रिसर्चर है उसके सामने जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, उसका मकसद है उनको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना और रिसर्च को कंप्लीट करना। एक्चुअल में ये फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च होती हैं। एक्सप्लोरेटरी वाली भी हालांकि फैक्ट फाइंडिंग होती हैं, लेकिन उनमें एक्सप्लोर ज़्यादा किया जाता है, इंसाइट्स डेवलप की जाती हैं। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती हैं उनका मकसद सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है, जो चीज़ हमारे सामने हो रही है उसको हम एज इट इज़ डिस्क्राइब कर देते हैं। दैट इज़ बेसिकली द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरी बात इसमें की जा रही है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। कोई भी चीज़ जो आपके सामने घटित हो रही है और अगर वो लगातार एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो उसके पीछे के कारण जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स। कोई भी बात, कोई भी फिनोमिना कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ और कितने समय के बाद रिपीट हो रहा है या बार बार हो रहा है, उसको जानना, उसके पीछे क्या रीजंस हैं उसका पता लगाना। और ऐसी रिसर्च को हम क्या कह रहे हैं? डायग्नोस्टिक रिसर्च। देखिए, डायग्नोस्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है डायग्नोज करना, और जनरली डायग्नोज कौन करता है? डॉक्टर्स। आप जनरली डॉक्टर्स के बारे में सुनते हैं कि डॉक्टर डायग्नोज करता है डिजीज़ को और प्रॉब्लम तक पहुंचने की कोशिश करता है। जनरली ये जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है ये डॉक्टर्स के द्वारा ही ली जाती हैं, करी जाती हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ जानना कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो नॉर्मली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर हमें फीवर आ रहा है या हमें स्टोमक एक है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है अगर, तो और अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो कुछ टेस्ट कराएगा, कुछ आपसे ब्लड टेस्ट, सैंपल, एक्सरे वगैरह करवाएगा और उसके प्रॉब्लम तक, रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके की रिसर्च डायग्नोस्टिक कहलाती है। ये भी एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि पीछे जो छिपे हुए कारण हैं उनको जानना बेसिकली रिसर्च कहलाता है। और लास्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना, कोई चीज़ क्यों हो रही है और अगर कोई चीज़ हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, और अगर हम किसी चीज़ में कोई चेंज करते हैं तो उससे क्या अफेक्ट आएगा। इस तरीके की टेस्टिंग बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कहलाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी इन्हीं को ही कहते हैं। तो जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके की रिसर्च को अंडरटेक करते हैं। हालांकि बिजनेस हाउसेस भी आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दवा बनाने की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगी कि कोई दवा अगर 100 लोगों को दी जा रही है तो उसमें लेने पर, 100 लोगों को देने पर क्या होगा, उसमें से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोगों को उससे नुकसान हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हम एक हाइपोथेसिस फ्रेम करके करेंगे। जनरली इसमें हाइपोथेसिस भी बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे की ट्यूटोरियल में समझेंगे। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च का ये भी है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज़ में रिसर्च का उपयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ रिसर्च, वन बाय वन वी कैन अंडरस्टैंड देम। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये बात हम समझ ही चुके हैं, रिसर्च की डेफिनेशन से लेके ऑब्जेक्टिव्स तक। जब मैंने आपसे बात करी अभी, तो मैंने आपको बताया कि जो सारे एफर्ट्स हैं हमारे रिसर्च में वो किस बात के ऊपर है, हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ।
रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। ज़्यादातर जो रिसर्च होती है किस पे निर्भर करती है? ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस, यानी कि रिसर्चर ने क्या ऑब्जर्व किया, हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। और एम्पिरिकल एविडेंस मतलब जिसका सबूत मौजूद हो। एम्पिरिकल का मतलब डेटा कलेक्शन। ज़्यादातर रिसर्च जो डेटा बेस्ड होती हैं, जहाँ पर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या मतलब हुआ कि हम जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं या जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे सामने है। मैंने अगर आपसे ये कहा कि ये प्रोडक्ट कस्टमर्स के बीच में लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो इसका मेरे पास क्या प्रूफ है? तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई 100 लोगों से बात करी मैंने और 100 लोगों में से 80 लोगों ने ये कहा मुझसे, जब पूछा गया कि आपको कौन सा उत्पाद पसंद है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, तो आपने इसको रिकमेंड किया। तो ये एक एम्पिरिकल एविडेंस है, ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उस बात का, ठीक है। रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए ये एक डिमांड है रिसर्च की और होनी भी चाहिए कि आप एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करें। अगर आप फेक ऑब्जर्वेशन करते हैं या गलत ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे पूरी की पूरी रिसर्च पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स वो नहीं आते जो आने चाहिए। इसलिए भी हमें रिसर्च एक्यूरेट करनी चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर अ न्यू पर्पस। ये अभी हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स में भी कि रिसर्च में हम नए डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है सर्वे के थ्रू, क्वेश्चनायर के थ्रू, या और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से आप प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो जगह जगह आपको मिल जाता है, मैंने अभी बताया भी था, जैसे न्यूज़पेपर में, बुक्स में, पीरियोडिकल्स में, रिसर्च जर्नल्स में या गूगल पर, उसको भी इस्तेमाल करना रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च एक्टिविटीज़ आर करेक्टराइज्ड बाय केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर्स। जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो प्रोसीजर निर्धारित किया जाता है, जो प्रोसेस निर्धारित किया जाता है, वो बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिसर्च कहीं पे भी कर देंगे। जिस तरीके की रिसर्च होगी जनरली उसी तरीके का प्रोसीजर हमें उसके लिए अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट प्रोसीजर लेके चलना पड़ेगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिसर्च जो भी बंदा कर रहा है, जो भी रिसर्चर है, उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए इस फील्ड का। नॉर्मली इसका मतलब यही है कि आपको रिसर्च की बेसिक समझ हो, रिसर्च में जगह जगह जो भी मेथड्स आपको इस्तेमाल करने हैं, रिसर्च में जो भी प्रोसीजर आपको यूज़ करना है वो कैसे करना है और कब करना है, ये समझ आपको तभी होगी जब आपको रिसर्च की नॉलेज होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। रिसर्च इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। साथ ही साथ रिसर्च कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि रिसर्च क्यों की जा रही है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो, और वो लॉजिकली सपोर्ट भी करे कि ये रिसर्च कंप्लीट करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा या सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, वो उसका लॉजिक है। भाई आप समय लगा रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, आप रिसोर्सेज लगा रहे हो, ठीक है, और रिसर्च कंप्लीट कर रहे हो, तो वो रिसर्च का ठीक है ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ रहा है, लेकिन लॉजिक क्या है कि आप रिसर्च से क्या एडवांटेज गेन कर पाएंगे, और चलिए आपको क्या मिलेगा और सोसाइटी को उस रिसर्च से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके लॉजिक को बताती हैं। रिसर्च इन्वॉल्व द क्वेस्ट फॉर आंसर्स टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल आपको फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी से रिलेट कर सकते हैं कि जनरली जो रिसर्च है इट्स अ क्वेस्ट फॉर आंसर्स, यानी कि हम समाधान ढूंढते हैं, हम आंसर्स ढूंढते हैं उन प्रॉब्लम्स का जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। रिसर्च रिक्वायर्स करेज। अब देखिए करेज की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि जनरली रिसर्च में आपको करेज भी चाहिए, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो और उससे पहले आप हार नहीं मान सकते, उससे पहले आप थक के बैठ नहीं सकते। नॉर्मली कुछ ऐसी रिसर्च भी होती हैं जो कई महीनों या कई सालों तक चलेंगी,
तो उसके लिए भी साहस चाहिए। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस करती है। सेंसस इज़ द सर्वे ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। और अगर आपको मालूम हो तो जो पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है वो हर 10वें साल किया जाता है, 10 साल में एक बार। अब आप सोच सकते हैं किस स्तर पे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि उस डेटा को क्लब करने में, सब जगह से कलेक्ट करने में, स्टोर करने में लगभग हमें 10 साल का इंटरवल रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर 10 साल तक कोई रिसर्च की जाएगी या 10 साल लग रहे हैं जिसको करने में, तो उसको करने के लिए भी हमें साहस की आवश्यकता है। ऐसे ही साइंटिस्ट हैं तो बहुत सी रिसर्च साइंस की फील्ड में, जब आप डिजीज़ के लिए क्योर ढूंढ रहे हैं, जब आप दवा ढूंढ रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्योर के लिए या किसी बीमारी के लिए, तो वहाँ पर भी आपको साहस रखना पड़ता है, क्योंकि आपको महीने भी लग सकते हैं, आपको सालों भी लग सकते हैं। रिसर्च इज़ कैरेक्टराइज बाई पेशेंट एंड अनहरीड एक्टिविटी। पेशेंस है ये। देखिए, रिसर्च को हम कह रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको जितना समय लगना है रिसर्च को कंप्लीट करने में उतना लगेगा, तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ आपको कि पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, और इस साल 1 साल हो गया, लेकिन पिछले साल जो हम खबर सुनते थे कि वैक्सीन डेवलप होगी, वैक्सीन के चेक होगा, वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा, और इस सब में लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे। और हम सुनते थे तब कि जनवरी या फरवरी में 2021 में हमें वैक्सीन मिलेगी। वैसा ही हुआ भी। ठीक है, अब अगर आप उम्मीद करते कि पहले मिल जाएगी वैक्सीन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ा। जितने लोगों पर उसको टेस्ट किया जाना था और जितने समय तक उसको टेस्ट करके ऑब्जर्व करना था, उतना लगेगा ही। अगर 3 महीने तक हमने किसी को डोज दी है और 3 महीने हमें उसको मॉनिटर करना है सैंपल को कि किस में क्या चेंज आ रहे हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो इतना समय लगना ही था। ठीक है, इसीलिए आपको उस समय के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि रिसर्च इज़ केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। रिसर्च में एक फ़ायदा ये भी है, इसको केयरफुली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने की आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना सकते हैं। सीसीटीज़ कैमरास के थ्रू रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ठीक है, हर तरीके से आप एक रिसर्च को, आज की डेट में टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसका साउंड रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ताकि वो रिसर्च भविष्य में और लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल की जा सके। ठीक है बच्चों, यहीं पर ही इसको हम विराम देते हैं। थैंक यू।